नमस्कार, छतरपुर हसल के विशेष कार्यक्रम कोरोना डॉक्टर और उपाय में आपका स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा। इस समय की हकीकत आप देख रहे हैं कि शहर से लेकर प्रदेश और देश तक कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है, जिसको लेकर आज हम आपके लिए लेकर आए एक स्पेशल सेगमेंट, जिसमें आपको हमारे स्टूडियो में मौजूद डॉक्टर आपको बताएंगे कि कोरोना कैसे होता है, उसके उपाय कैसे हैं, साथ ही ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस जैसी बीमारियों को लेकर, और साथ में जो जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से मिल रही है कि कोरोना की जो तीसरी लहर है वो बच्चों को लेकर घातक है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेगमेंट। तो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जिला चिकित्सालय में पदस्थ डॉक्टर अरविंद सिंह जी। अरविंद सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद। आज जिस तरह से डॉक्टर साहब कोरोना काल चल रहा है, तो कई लोगों को भ्रामक जानकारियां हैं, आप देख रहे हैं कि अफवाह फैल रही है। फिलहाल कोरोना के लक्षण क्या होते हैं, हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। कोरोना के मुख्य रूप से लक्षण होते हैं, मरीज को बुखार आता है, मरीज को सांस लेने में परेशानी होती है, कफ होता है, उसको थकावट रहती है। अगर पेशेंट को इस प्रकार से किसी भी प्रकार के सिम्टम हैं तो उनको अपना इलाज कराना चाहिए, जाके पहले जांच कराना चाहिए, उसके हिसाब से इलाज कराना चाहिए। डॉक्टर को दिखा के, खुद से जाके ही नहीं, कुछ भी इन्वेस्टिगेशन कराना है, सब पैनिक होकर नहीं भागना है। पहले जाके डॉक्टर से संपर्क करें कि हमें इस प्रकार के लक्षण हैं, उसका सही से जांच कराएं, फिर उसके बाद जो सीवियरिटी है डिसीज़ की, उसके अकॉर्डिंग उसका इलाज लेना चालू करें। तो डॉक्टर साहब, जैसे कुछ लोग हैं डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं इलाज लेने के, वो घरेलू उपाय में लगे रहते हैं। हाँ। और कुछ हद तक उनको देर भी हो जाती है बाद में। हाँ। तो उन व्यक्तियों के लिए ऐसी क्या सलाह, क्या मशवरा देना चाहेंगे आप, जो घर पर होम में बैठकर अपनी ट्रीटमेंट लेते हैं, जनरली मेडिकल से दवाइयाँ लेते हैं, लेकिन फिर बाद में उनको भुगतना पड़ता है? नहीं, उनको डॉक्टर के पास अपनी बात बताना चाहिए। अपना कोई भी सिम्टम है या रिपोर्ट पॉजिटिव है तो उनको अपना ये जो भी यहाँ पे डॉक्टर देख रहे हैं, जो भी CSC में हैं या PSC में हैं या जिला चिकित्सालय एरिया में हैं, तो वहाँ तुरंत ही इसकी सूचना देनी चाहिए। और जो होम आइसोलेट वाले पेशेंट थे, उनको बराबर से जो कमांड सेंटर वाले उनकी जानकारी लेते हैं, उनको सही जानकारी देनी चाहिए कि ऑक्सीजन लेवल क्या है, फीवर क्या आ रहा है। अगर पेशेंट को तकलीफ बढ़ती है तो बिना हिचकिचाए उनको अस्पताल में जाने के इलाज लेना चाहिए, अगर पेशेंट की जैसे ही तबीयत बिगड़ती है। जो पेशेंट बहुत देर कर लेते हैं, फिर उनके सुधार होने की गति बहुत धीरे हो जाती है। जो पेशेंट जल्दी आते हैं, जिनका ऑक्सीजन लेवल कम नहीं हो पाता है, जल्दी इलाज लेना चालू कर देते हैं, वो पेशेंट के बिगड़ने की चांसेस कम रहते हैं, उनमें सुधार जल्दी होता है। अरविंद सिंह जी, जैसे अगर बात करें, सरकार ने भी कहा है, हमारे कलेक्टर ने भी कहा है कि मेडिकल से दवाइयाँ कोरोना की ले सकते, खा सकते हैं, तो वैसी कौन सी दवाइयाँ हैं जो कोरोना काल में अगर जो पेशेंट है वो घर पे उपयोग करना चाहे, आसानी से उसको मेडिकल में उपलब्ध हो जाए, तो कौन कौन सी दवाइयाँ हैं? ऐसे देखो, कोई भी अगर पेशेंट को सिम्टम नहीं है तो उसको केवल अपनी हाइजीन रखना है, घर का अच्छे से खाना खाना है। अगर पेशेंट को कोई सिम्टम है, फीवर है, तो उसके लिए पहले जांच करा के अपनी क्लिनिकल स्टेटस क्या है पेशेंट का, उसके अकॉर्डिंग ही वो दवाइयाँ लें, तो उस पेशेंट के लिए बेहतर रहेगा। वैसे कोरोना में दवाइयाँ कौन कौन सी लेनी चाहिए? कोरोना में ऐसा दवाइयाँ तो वो पेशेंट की क्लिनिकल स्टेटस के ऊपर के बारे देख के ही देनी पड़ती हैं। अगर तो पॉजिटिव है पेशेंट को, तो माइल्ड सिम्टम है तो पहले ओरल ट्रीटमेंट चालू करते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं, मल्टीविटामिन्स देते हैं, एंटीपायरेटिक पैरासीटामोल देते हैं, एंटीहिस्टामिनिक देते हैं, ये दवाइयाँ दी जाती हैं। अगर पेशेंट का सैचुरेशन कम हो रहा है, पेशेंट को लगातार फीवर आ रहा है, तो उसको एडमिट हो जाना चाहिए हॉस्पिटल में, तो उसके लिए एंटीवायरल ड्रग देते हैं हॉस्पिटल में। और जो अदर मेडिकेशन इन्वेस्टिगेशन करा के देखते हैं कि इन्वॉल्वमेंट लंग का ज़्यादा तो नहीं, CT स्कैन करा के देखा जाता है। और कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन, D-डाइमर, कोई एंटीकोगुलेंट देने की ज़रूरत तो नहीं। तो एक क्लिनिकल स्टेटस के ऊपर डिपेंड करता है कि पेशेंट को किस प्रकार से इलाज लेना है। तो साहब, कोरोना की जो लहर है वो धीरे धीरे डाउन हो रही है, लेकिन कोरोना की लहर के डाउन के साथ ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस, इस तरह की बीमारियां नई जनरेट हो रही हैं। आखिर ये बीमारियां क्यों होती हैं, किस तरह के पेशेंट्स को होती हैं, थोड़ा ये बताइए सर। ये पेशेंट ब्लैक फंगस, एक म्यूकरमाइकोसिस, एक फंगल कई प्रकार के होते हैं। तो एक म्यूकरमाइकोसिस का नाम का फंगस है जो पेशेंट को नेक्रोसिस कर देता है, जिससे ब्लैकनिंग दिखने लगती है, इसलिए इसको देसी भाषा में लोग ब्लैक फंगस कहने लगे हैं। ये कोई फंगस नया नहीं है, ये पहले से ही मौजूद है। पहले जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट होते थे, जैसे HIV का पेशेंट हुआ, जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती थी, प्रायः उनमें देखा जाता था। जो पहली लहर हुई वो वेरिएंट इतना खतरनाक नहीं था, इसलिए उसके बाद ये इस प्रकार की फंगल की बीमारी नहीं देखी गई हैं।
लेकिन जो अभी का जो वेरिएंट है ये बहुत ही ज़्यादा हाईली इन्फेक्शियस था, जिससे पेशेंट का सैचुरेशन भी बहुत तेज़ी से ड्रॉप हुआ, पेशेंट को थकावट भी बहुत दिनों तक बनी रहती है और पेशेंट की इम्यूनिटी इतनी वीक हो जाती है कि इसमें ये फंगल इन्फेक्शन होने के खतरा बढ़ जाते हैं। जनरली जो पेशेंट डायबिटिक हैं या कोई उनको पहले से बीमारी है बहुत लंबे समय से, उनमें इनका खतरा ज़्यादा बना रहता है। या पेशेंट जो अब डॉक्टर की या जिनकी हाइजीन अच्छे से नहीं रखते जो अपने, उनमें भी इस प्रकार के फंगल इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा रहता है। अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि जिनको जो कोरोना पॉजिटिव हुए थे, जिनको ऑक्सीजन लगाया गया था, उसके कुछ केमिकल से साइड इफेक्ट हो रहे हैं, इसलिए ब्लैक फंगस हो रहा है, क्या ये बात सच है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑक्सीजन तो इतने सारे पेशेंट को लगी है, पहले भी पिछले काल में भी लगी थी, इस बार भी ऑक्सीजन लगी थी। ऑक्सीजन सारे पेशेंट को लगती है, अगर ऑक्सीजन से होना होता तो सारे पेशेंट को ही होता जी। वो तो पेशेंट की इम्यूनिटी से ही है, पेशेंट की इम्यूनिटी कम है तो सेकेंड इन्फेक्शन होता है। ऐसे पेशेंट भी रहे हैं जो 1-1 महीने से ज़्यादा भर्ती रहे हैं, जिनको ऑक्सीजन लगी, उनको फंगल इन्फेक्शन नहीं हुआ। ये बॉडी की इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, जैसे ब्लैक फंगस की तो हमने बात कर दी है, हाँ। अब व्हाइट फंगस भी सुनने में आ रहा है, येलो फंगस भी, तो ये कैसे लक्षण है, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि व्यक्ति को मतलब व्हाइट है, येलो है, ब्लैक के तो बता दी कि ब्लैक हाँ। एरिया हो जाता है वो, तो इसमें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ये फंगल इन्फेक्शन का मेन सिम्टम यही रहते हैं कि पेशेंट को फीवर आएगा, बहुत तेज़ दर्द होगा, हेडेक होगा, जो नॉर्मल साधारण दवाइयों से जिसका उपचार संभव नहीं हो पाता या दर्द कम नहीं होता है। और उसको में एक फंगल के उसमें भी जैसे येलोइश कलरेशन दिखेगा या वाइट ग्रोथ दिखेगी पेशेंट को ओरल कैविटी में, नेजल कैविटी में, कहीं भी, तो उस कलर के अकॉर्डिंग नाम दे दिए। ये भी एक प्रकार की म्यूकर की ही टाइप हैं, जो म्यूकर टाइप का जो फंगस होता है उसी के एक टाइप हैं। लेकिन जो जैसे फर्स्ट डिस्चार्ज होता है येलो कलर का, इसलिए इसको येलो फंगस नाम दे दिया। तो इस प्रकार से कोई भी इसको ग्रोथ दिख रही है, कोई भी डिस्चार्ज दिख रहा है, असहनीय दर्द हो रहा है पेशेंट को, तो पेशेंट को अपना इन्वेस्टिगेशन करा के अपनी प्रॉपर डायग्नोसिस बना के उसका अर्ली इलाज स्टार्ट कर देना चाहिए। तो क्या ये ब्लैक फंगस एक पर्टिकुलर एज ग्रुप को होता है या बच्चों को भी होता है, हर एज ग्रुप? बच्चों की इम्यूनिटी जनरली अच्छी रहती है, जी। बच्चों की हीलिंग कैपेसिटी, इम्यूनिटी, कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता, सब कुछ अच्छा रहता है, इसलिए बच्चों में अभी तक केसेस नहीं देखे गए हैं। बच्चे कोविड से भी बचे हुए हैं क्योंकि इम्यूनिटी अच्छी है। तो ऐसा एज ग्रुप फिक्स नहीं है। लेकिन जो पेशेंट डायबिटिक हैं, जिनकी अनकंट्रोल शुगर है लंबे समय से, कोई पेशेंट इम्यूनो कम्प्रोमाइज है, कोई क्रोनिक लीवर या क्रोनिक किडनी डिसीज़ का पेशेंट है, या पेशेंट कोई लंबे समय तक स्टेरॉइड लेता है, कई ऐसी डिसीज़ रहती हैं ऑटो इम्यून जिनमें पेशेंट इम्यूनो सप्रेशन ड्रग पर रहता है, उनमें थोड़ा रिस्क ज़्यादा रहता है। अगर बात करें तो जैसे अगर किसी को ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, येलो फंगस हो रहा है, तो इनसे बचाव के, उनके ट्रीटमेंट के क्या उपाय हैं? उसका यही सबसे ज़रूरी है अपना इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना। पेशेंट प्रॉपर डाइट ले, प्रॉपर ओरल अपनी हाइजीन प्रॉपर रखे, पेशेंट मास्क लगा के रखे, क्योंकि अल्टीमेटली इन्फेक्शन जो होता है इनहेलेशन से ही होता है। आपका ना अगर मास्क से वायरस को रोक सकते हैं तो फंगस के स्पोर को भी रोका जा सकता है। हैंड वॉश प्रॉपर करे, अपनी माउथ केयर बराबर करे, दोनों टाइम ब्रश करे, गार्गल्स ले, अननेसेसरी ओवर द काउंटर ड्रग ना ले कि जाके कुछ भी सिम्टम है तो जाके ये दवाइयाँ खा ली, स्टेरॉइड ले लिया। जितनी ज़रूरी है उतनी ही मेडिसिन ले, तो इन चीज़ों से बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब, जनरली अमूमन सुनने को आता है सोशल मीडिया पे, न्यूज़ चैनल्स में कि कोरोना का जो इलाज किया जा रहा है वो स्टेरॉइड्स के माध्यम से किया जा रहा है, तो स्टेरॉइड की मात्रा क्या फिक्स होती है या डॉक्टर से सलाह से, क्योंकि जनरली स्टेरॉइड बॉडी के लिए हानिकारक भी होता है? हाँ, स्टेरॉइड डबल एज स्वॉर्ड रहता है, ये मेडिसिन लाइफ सेविंग मेडिसिन हैं, लेकिन जब पेशेंट की जान बचाना रहती है तो स्टेरॉइड देना पड़ता है। पेशेंट का सैचुरेशन बहुत कम है, एक साइटोकाइन स्ट्रॉम होता है कोविड में, जिसमें क्या इन्फ्लामेशन बढ़ जाता है बॉडी का, तो जान बचाने के लिए स्टेरॉइड देना पड़ता है। लेकिन हम लोग इसको मॉनिटर करते हैं, कुछ मार्कर्स रहते हैं इन्फ्लामेटरी मार्कर्स, उनको टेस्ट करा के देखते हैं कि अभी इन्फ्लामेटरी मार्कर्स का लेवल क्या है। 2 दिन मेडिसिन दी, 3rd डे फिर से रिपीट करा के देखते हैं अब नेसेसरी आगे ज़रूरी है कि नहीं, तो ये सब प्लान की करके दिया जाता है। इसकी गाइडलाइंस भी हैं, जो भारत सरकार ICMR की गाइडलाइन कितना स्टेरॉइड देना चाहिए, तो उस गाइडलाइन के हिसाब से पेशेंट को स्टेरॉइड दिया जाता है जान बचाने के लिए। लेकिन पेशेंट ऐसे सभी में फंगल इन्फेक्शन होगा ऐसा नहीं है। जो तो पेशेंट पर्टिकुलर किसी की इम्यूनिटी बहुत वीक रहती है, या जो ओरल हाइजीन अच्छे से नहीं कर पाते हैं, या जो मास्क लगा के नहीं रखते हैं, उन पेशेंट में ज़्यादा चांसेस रहते हैं फंगल होने के।
डॉक्टर साहब, जनरली भी दिखा है कोरोना काल में एक इंजेक्शन काफी चर्चाओं में आता है, रेमडेसिविर। वो इंजेक्शन क्या है, उसको कोरोना के किस पेशेंट को देना चाहिए, क्योंकि जनरली बोलते हैं कि हर पेशेंट को नहीं देना चाहिए वो, हाँ। तो वो किस कंडीशन में देना चाहिए? एक रेमडेसिविर इंजेक्शन एंटीवायरल ड्रग है जो कि अप्रूव हुई है कोविड के पेशेंट में। जी। ये माइल्ड केसेस के लिए नहीं है, मॉडरेट टू सीवियर केसेस में इसका यूज़ करते हैं। अगर पेशेंट का ऑक्सीजन फॉल हो रहा है या पेशेंट को लगातार फीवर आ रहा है पेशेंट को, उस केसेस में रेमडेसिविर इंजेक्शन दिया जाता है। तो ये पेशेंट के लिए तब बेनिफिट तो होता है, इसमें ड्यूरेशन ऑफ जो डिसीज़ है थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी को रेमडेसिविर इंजेक्शन दिया तो 100% वो बच ही जाएगा, बाकी चीज़ें भी मैटर करती हैं। ऐसा नहीं है कि किसी पेशेंट को रेमडेसिविर नहीं मिला तो वो ठीक नहीं होगा। बहुत पेशेंट ऐसे हैं जिनको रेमडेसिविर की ज़रूरत नहीं पड़ी है, वो ठीक होकर घर गए हैं। कुछ पेशेंट ऐसे भी हैं जिनको रेमडेसिविर इंजेक्शन लगने के बाद भी उनको हम लोगों ने खो दिया है। तो ऐसा पर्टिकुलर कोई मेडिसिन नहीं है रेमडेसिविर की, कोई भी कोविड में कोई सी पर्टिकुलर मेडिसिन नहीं है अभी तक, रामबाण जिसको बोलना चाहिए। ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, एंटीवायरल ड्रग है जो कि हेल्प करती है इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। डॉक्टर साहब, अभी सोशल मीडिया के माध्यम से या समाचार पत्रों के माध्यम से देखने को मिल रहा है कि कोरोना की जो तीसरा फेज है, तीसरी लहर है, वो भी शुरू हो गई है, और बता रहे कि जो तीसरी लहर है बच्चों के लिए घातक है। बात कहाँ तक सही है? अभी ऐसा कोई केसेस रिपोर्टिंग नहीं हुई है, लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने बोला है कि अगर जो वेरिएंट है हो सकता है वो बच्चों पे इसकी को भी इफेक्ट करे। इसके लिए गवर्नमेंट ने जो दूसरी लहर में जो इतना पैनिक हुआ, इसलिए इतना ज़्यादा पैनिक ना हो, इसलिए गवर्नमेंट ने भी अपनी तरीके से तैयारी करके रखी है कि बच्चों के पीडियाट्रिक आईसीयू, कोविड वार्ड ये अभी से बनाना चालू हों, जिससे कि अगर कोई लहर आए भी तो इसका बराबरी से मुकाबला किया जा सके। लेकिन अभी 100% ये नहीं कहा जा सकता कि ये तीसरी लहर बच्चों को आएगी ही, अभी इसका कोई ऐसा प्रमाण नहीं है। पेशेंट के बच्चों की जनरल इम्यूनिटी सही होती है, तो एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया सर ने भी बोला है कि इसकी बच्चों में इतना घातक नहीं होना चाहिए कोविड। तो लेकिन अपन को तैयारी करके तो रखना ही है। बिल्कुल, अस्पतालों में जो व्यवस्थाएं वो दुरुस्त कर ली गई हैं पहले से। हाँ, पहले से दुरुस्त कर ली गई हैं। डॉक्टर साहब, जनरली वैक्सीनेशन चल रहा है, वैक्सीनेशन को लेकर भी जो ग्रामीण अंचल से जो लोग हैं या शहरी अंचल के लोग हैं वो वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं, तरह तरह की अफवाह फैल रही हैं। आखिर वैक्सीन लगाने जो लोग नहीं लगवा रहे हैं उनको क्या नुकसान होंगे, जो वैक्सीन लगवा रहे हैं उनको क्या फायदे होंगे? वैक्सीन लगवाने से एक इम्यूनिटी बढ़ जाती है शरीर में, एंटीबॉडी बढ़ जाती हैं। तो जैसे वायरस का एक्सपोजर होगा तो अपना शरीर तैयार रहेगा उससे लड़ने के लिए। तो जो वायरस का इफेक्ट होगा तो बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी को हार्म नहीं कर पाएगा। लेकिन वैक्सीन के बारे में कोई ऐसी अफवाह नहीं किसी को फैलाना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर ने ही ली है सारे इंडिया में। किसी ऐसा कोई सीवियर कोई भी अभी तक एक भी केसेस रिपोर्टेड नहीं हुआ है। सारे पेशेंट लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने, एज जब 60 ईयर वाले लगवा सकते हैं उनने भी बहुत सारे लोगों ने लगवाई है, एजुकेटेड लोगों ने, सभी ने। जब 60 ईयर वाले लगवा सकते तो यंग एज वाले तो लगवा ही सकते हैं। उनको किसी की भ्रामक जानकारी में नहीं रहना चाहिए। कुछ लोगों ने जो 2 डोज लगते हैं उनमें से 1 डोज लगवाया, दूसरा डोज लगवाने के लिए भी नहीं जा रहे हैं, वो एक ही को पूरा मान रहे हैं कि माने कोरोना वैक्सीन लग चुका है। अगर ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सिर्फ 1 डोज लिया है, दूसरा डोज नहीं लगवा रहे, उनके लिए क्या हानिकारक है? उनके लिए उनका एंटीबॉडी लेवल इतना नहीं बन पाएगा, सक्षम नहीं रहेंगे जितना वायरस के लिए चाहिए। इसलिए दूसरा डोज लगवाना ज़रूरी है, जिसलिए एंटीबॉडी का लेवल इतना बॉडी में रहे, जिससे अगर वायरस का इन्फेक्शन के संपर्क में आते हैं तो अपनी बॉडी उससे लड़ सके। इसलिए दूसरा डोज लेना ज़रूरी है। अगर दूसरा डोज लेना ज़रूरी नहीं रहते तो गाइडलाइन में होता ही नहीं। और डॉक्टर साहब, कोरोना का ये जो चल रहा है, जो फेज चल रहा है, जो लहर चल रही है, कब तक, कितने दिनों तक और चलेगी ताकि लोग उससे अवेयर रहें, जागरूक रहें? कोरोना के लिए अवेयर तो हमें अभी रहना ही है। अभी तो लगभग लहर चाहे ख़त्म हो जाए, लेकिन अपन को निश्चित मास्क लगाना, हैंड को सैनिटाइज करना, हैंड वॉश करना, सोशल डिस्टेंसिंग की आदत नहीं छोड़नी है जब तक इंडिया में एक भी केस है। तो कोरोना की लहर तो अभी जैसे केसेस कम होना स्टार्ट हुए हैं, कुछ दिनों में लॉकडाउन भी ओपन हो जाएगा, लेकिन अपन को अब वो स्थिति नहीं आने देनी है। अपने को बिहेवियर में ये रखना है कि अपन हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कहीं भी बाहर से अगर छू के आएँ तो घर में हैंड वॉश करके ही कुछ चीज़ टच करें, और मास्क ज़रूर लगाएं। इसके क्योंकि ये लहर आने से बहुत लोगों को लाइफ अफेक्टेड होती है। तो हम सभी से यही मेरी रिक्वेस्ट है, कृपया इसको लाइटली ना लें कि कोविड ख़त्म हो गया।
कोविड का जब तक इंडिया में या वर्ल्ड में एक भी केस है तब तक अपन को इसको आदत बना के रखनी ही है। डॉक्टर साहब, हम अपने शो के अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। कुछ अगर जनता से आप अपील करना चाहें, कुछ अपने माध्यम से, क्योंकि हेल्थ वर्कर हैं, आप डॉक्टर हैं, कुछ सलाह मशवरा देना चाहें तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। हम जनता से एक ही अपील करते हैं कि कोविड अभी की लहर कम हुई है, लॉकडाउन अभी ओपन होगा, आज नहीं तो कल होगा ही लॉकडाउन। तो आप लोग हमेशा मास्क लगा के ही घर से निकलें, जितना ज़रूरी काम हो उसी के लिए ही निकलें। और घर पे कुछ भी बाहर से टच करके आएँ, कुछ भी करें तो अपने हैंड को सैनिटाइज़ करें। आप सैनिटाइज़र लेना भूल गए हों तो घर जाके हैंड वॉश करें। फिर जब तक दुनिया में एक भी कोविड का केस है तब तक अपन को रिलैक्स नहीं रहना है। कोविड को अपन को अभी तीसरी लहर को आने ही नहीं देना है। हम यही चाहते हैं सबसे, सब लोग स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती समय हमारे शो के लिए दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो आज हमारे शो कोरोना डॉक्टर और उपाय के सेगमेंट का हिस्सा बने हैं जिला चिकित्सालय में पदस्थ डॉक्टर अरविंद सिंह, जिन्होंने बेबाकी से कोरोना के लक्षण, उपाय, साथ ही ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस और जिस तरह से जो तीसरी लहर की जो सुबुगाहट थी बच्चों को लेकर जो घातक थी, उस पर भी अपने विचार विमर्श यहाँ पर व्यक्त किए, साथ ही सुझाव भी दिए, साथ ही लोगों से अपील भी की कोरोना का जो लॉकडाउन है वो खत्म जरूर हो जाएगा, लेकिन हमें एहतियात के तौर पर सैनिटाइजर, मास्क और 2 गज की दूरी का प्रयोग हमेशा करना है। अगले सेगमेंट में किसी नई सक्सेस से फिर से आपको रूबरू करवाएंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।